डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में सभी अच्छे से लगे हुए होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है, हमारी जो मिक्स जीएस की प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, ठीक है। तो उसका फर्स्ट प्रैक्टिस सेट तो हो चुका है, बाकी आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो जिन्होंने भी अभी पीछे वाली क्लास नहीं देखी है तो वो सभी क्या करिए, पहले तो पीछे वाली क्लास देख लें और करते हैं आज की प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की शुरुआत। चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऋग्वेद में कितने मंडल और सूक्तों का वर्णन मिलता है। तो आपको बताना है कि ऋग्वेद में कितने मंडल और सूक्तों का वर्णन मिलता है। तो क्या 10 मंडल और 1028 सूक्त, या फिर 1028 मंडल एंड 10 सूक्त, या फिर 12 मंडल 1028 सूक्त, या 28 मंडल 1028 सूक्त। तो आप सभी को अच्छे से पता ही है, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्तों का वर्णन मिलता है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख लेना है। बाकी अब और देखते हैं कि देखो, आप सभी को पता ही है जो हमारे धर्मशास्त्र में कितने 4 वेदों का वर्णन है। ठीक है, तो जो सबसे पुराना यानी कि जो सबसे प्राचीन वेद है, ठीक है, तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। ठीक है, कौन सा है, ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। ठीक है, चलिए और देखते हैं आगे। देखिए, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। ठीक है, आप सभी को अच्छे से पता ही है। चलिए, सबसे प्राचीन वेद कौन सा, ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद। चलिए, और उसके बाद ऋग्वेद के बारे में और क्या हम जान लेते। देखो, ऋग्वेद के बारे में क्या है, इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। ठीक है, और ऋचाएँ कितनी है इसमें, ऋचाएँ कितनी है इसमें, ऋचाएँ हैं 10,462। कितने ऋचाएँ हैं, 10,462 हैं इसमें ऋचाएँ। ठीक है, और जो ऋचाएँ हैं, ठीक है, तो ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या बोला जाता है, जो ऋग्वेद की ऋचाएँ हैं, ठीक है, 10,462, तो इसको पढ़ने वाले जो ऋषि हैं उनको क्या बोला जाता था, उनको बोला जाता था होत्र ऋषि। क्या, होत्र ऋषि। बिल्कुल, इतना आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। ठीक है, चलिए, और इतना ये पता ही है आपको, ऋग्वेद में जो 10वें मंडल, ठीक है, 10वें मंडल में वर्णित जो पुरुष सूक्त हैं, ठीक है, 10वें मंडल में जो वर्णित पुरुष सूक्त हैं, ठीक है, तो उनके अनुसार क्या है, 4 वर्णों का जो 4 वर्ण हैं, ठीक है, 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है इसमें। ठीक है, कौन कौन से, एक तो ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य और एक शूद्र। ठीक है, जो कि माना जाता है जो ब्राह्मण है तो वे ब्रह्मा जी के मुख से यानी कि उनकी उत्पत्ति हुई है। और जो क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय की हुई है भुजा से। और जो वैश्य हैं, ठीक है, तो वैश्य की हुई है जंघाओं से। ठीक है, और जो शूद्र हैं, शूद्रों की कहाँ से हुई है, उनकी हुई है जो ब्रह्मा जी के चरणों से। ठीक है, इतना आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। बाकी ठीक है, अब देखते हैं क्या, अब देखते हैं आगे यजुर्वेद क्या आता है फिर, यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद। अब यजुर्वेद के बारे में जान लेते हैं, यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद। अब यजुर्वेद के बारे में क्या है कि इसमें क्या मिलता है, इसमें मंत्रों, यज्ञ एवं मंत्र इत्यादि का वर्णन मिलता है। ठीक है, और एक मोस्ट बात ध्यान रखने की, इसमें गद्य एवं पद्य दोनों का वर्णन मिलता है। ठीक है, इतना आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। अब देख लेते हैं अपना सामवेद। ठीक है, सामवेद। ठीक है, तो सामवेद के बारे में क्या है, इसमें साम का अर्थ ही गान होता है। ठीक है, क्या होता है, साम का अर्थ ही क्या होता है, गान। ठीक है, तो इसमें भजनों और गान इत्यादि का वर्णन इसमें मिलता है। और फिर आता है क्या, 4th नंबर पर आता है अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में क्या होता है, विचारों एवं अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है, टोना टोटका वगैरह। ठीक है, और एक और बात, क्या क्वेश्चन आता है, ये पूछा जाता है कि त्रैवेद में कौन सा वेद शामिल नहीं है, तो ये अथर्ववेद शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए, इतना आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। बाकी क्या, और ये ध्यान रख लीजिए कि जो सबसे, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ठीक है, कौन सा, ऋग्वेद। और जो सबसे नया वेद कौन सा है, यानी कि न्यू, ये है अथर्ववेद। चलिए, इतना अच्छे से आपको सभी को ध्यान रख लेना है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। प्रागैतिहासिक काल की अवधि कब से कब तक मानी जाती है। तो आपको बताना है कि प्रागैतिहासिक काल की अवधि कब से कब तक मानी जाती है। तो कब से कब तक मानी जाती है, ये मानी जाती है कब से कब तक, क्या मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक, या फिर 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, या 600 ईसा पूर्व से आगे, या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो आपको बताना है कि जो हिस्ट्री का प्रागैतिहासिक काल है, ठीक है, उसकी अवधि कब से कब तक मानी जाती है। तो उसकी अवधि मानी जाती है मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक, जो प्रागैतिहासिक काल है, ठीक है, मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है जो प्रागैतिहासिक काल है, इसकी अवधि, ठीक है। अब जब बात आ ही गई है तो अब ये भी देख लेते हैं जो आद्य ऐतिहासिक काल है, ठीक है। देखो प्रागैतिहासिक काल की जो अवधि मानी गई है, ठीक है, ठीक है, तो वह कब से मानी गई? वे मानी गई है मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक, 3000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। आपको इतना अच्छे से बिल्कुल ध्यान रख लेना है। और आद्य ऐतिहासिक काल की अवधि कब तक मानी गई है? आद्य ऐतिहासिक काल की अवधि मानी गई है कब तक? ये मानी गई है कब से? 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, ठीक है। बिल्कुल इतना आपको अच्छे से ध्यान रखना है, 600 ईसा पूर्व तक, ठीक है। चलिए, और फिर आता है ऐतिहासिक काल, ठीक है, ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल की अवधि कब से कब तक मानी गई है? देखो ऐतिहासिक काल की अवधि मानी गई है 600 ईसा पूर्व से आगे, ठीक है। कितनी? 600 ईसा पूर्व से आगे की जो अवधि। और एक और बात ध्यान रखनी है इसके बारे में, और क्या? देखो जो प्रागैतिहासिक काल है, ठीक है, तो उसमें पुरातात्विक जो साक्ष्य हैं उनका वर्णन मिलता है। और वहीं पर देखिए आद्य ऐतिहासिक काल, तो आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कि जो ऐतिहासिक काल है, ठीक है, जो 600 ईसा पूर्व से आगे तक की जो अवधि है, तो ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक तथा साहित्य यानी कि क्या बोलते हैं उसको, लिखित साक्ष्य दोनों मिलते हैं, ठीक है। आपको इतना भी अच्छे से ध्यान रख लेना है। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd, क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd। सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ? तो किस अभिलेख से प्राप्त हुआ सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख? क्या अशोक के शिलालेख से, या फिर हाथी गुम्फा के शिलालेख से, या जूनागढ़ अभिलेख से, या फिर इनमें से सभी? तो आपको बताना है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख कहाँ पर प्राप्त हुआ, कहाँ से, यानी कि कहाँ से प्राप्त हुआ? तो देखो यह प्राप्त हुआ हाथी गुम्फा अभिलेख से। कहाँ से? हाथी गुम्फा अभिलेख से। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आपको बिल्कुल इतना अच्छे से ध्यान रख लेना है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? तृतीय बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुई? देखो बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति और तृतीय बौद्ध संगीति, ठीक है, और चतुर्थ बौद्ध संगीति, इसके बारे में आप सभी को बहुत ही अच्छे से आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। चलो सारी की सारी एक पेज पर मैं आपको नोट करा ही देती हूँ। बाकी हमारा राइट आंसर क्या होगा? देखो इसमें पूछा है कि जो तृतीय बौद्ध संगीति है, ठीक है, तो तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई? तो देखो यह हुई थी पाटलिपुत्र में। अब हम आगे देख ही लेते हैं सारा। देखो प्रथम बौद्ध संगीति, इधर द्वितीय बौद्ध संगीति, इधर तृतीय बौद्ध संगीति, ठीक है, और इधर चतुर्थ बौद्ध संगीति। चलिए अब इधर अपना क्या लिख लेते हैं? इधर देखो जो प्रथम बौद्ध संगीति है, ठीक है, जो प्रथम बौद्ध संगीति है, तो प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई? देखो यह हुई 483 ईस्वी में, ईसा पूर्व में। और जो द्वितीय बौद्ध संगीति यह हुई 383 ईसा पूर्व में, ठीक है। और जो यह तृतीय बौद्ध संगीति है तो यह हुई थी 250 ईसा पूर्व में। और जो चतुर्थ यह हुई 98 ईस्वी में, ठीक है। चलिए बिल्कुल इतना आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। अब चलते हैं अब देखते हैं आगे। देखो जो प्रथम बौद्ध संगीति, ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति यह कहाँ पर हुई? यही राजगृह में। कहाँ पर हुई? राजगृह में, ठीक है। और जो द्वितीय बौद्ध संगीति है यह हुई वैशाली में। कहाँ पर हुई? वैशाली में, ठीक है, कहाँ पर हुई? वैशाली में। और जो तृतीय बौद्ध संगीति है, ठीक है, तो यह हुई कहाँ पर? पाटलिपुत्र में, ठीक है। और जो चतुर्थ बौद्ध संगीति है यह हुई कुंडलवन, कश्मीर में, ठीक है, कुंडलवन, ठीक है। बिल्कुल आपको इतना अच्छे से ध्यान रख लेना है। अब बाकी देखते हैं इधर, ठीक है।
चलिए देखो, और देखो इधर कुछ जगह तो है नहीं कि मैं लिखवाऊँ, ठीक है, मैं बता ही देती हूँ। देखो प्रथम जो बौद्ध संगीति है, ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी में, ठीक है, कहाँ पर, राजगृह में हुई। और द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी में कहाँ पर, वैशाली में हुई। और तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई, ठीक है। और चतुर्थ बौद्ध संगीति 98 ईस्वी में कहाँ पर, कुंडलवन कश्मीर में हुई। चलिए अब इतना हमें पता होना चाहिए। बाकी हमें क्या पता होना चाहिए कि किसके शासनकाल में कौन अध्यक्ष, ठीक है। तो देखो प्रथम बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे कौन, किनको बनाया गया, जो महाकश्यप, ठीक है। आप नोट करते चलिए अपनी नोटबुक में। देखो जो प्रथम बौद्ध संगीति है, ठीक है, तो इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे, कौन बनाए गए थे, महाकश्यप, ठीक है। और किनके शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में, ठीक है, अजातशत्रु के टाइम पर जो हुई। चलिए फिर द्वितीय बौद्ध संगीति आती है। अब द्वितीय बौद्ध संगीति, ठीक है, तो द्वितीय बौद्ध संगीति आती है। तो द्वितीय बौद्ध संगीति कब, 383 ईसा पूर्व में हुई, वैशाली में हुई। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए कौन, साबर कमीर। कौन बनाए गए, साबर कमीर, ठीक है। आपको इतना अच्छे से ध्यान रख लेना है, कौन बनाए गए, साबर कमीर। और किनके शासनकाल में हुई, काल अशोक के शासनकाल में। किनके, काल अशोक के शासनकाल में, ठीक है, काल अशोक के शासन काल में। आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। और पहली हुई थी अजातशत्रु के, ठीक है। चलिए और तृतीय बौद्ध संगीति आती है। अब तृतीय बौद्ध संगीति आती है, ठीक है। तो तृतीय बौद्ध संगीति जो है किनके, तृतीय बौद्ध संगीति ये है 250 ईसा पूर्व में हुई, पाटलिपुत्र में हुई, ठीक है, पाटलिपुत्र में। और किसके, अशोक के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में। किनके, अशोक के शासनकाल में, ठीक है। आपको इतना अच्छे से ध्यान रख लेना है। और क्या इसके जो अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे मोगलीपुत्र तिष्य। कौन, मोगलीपुत्र तिष्य, ठीक है। इतना भी आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। अब आती है चतुर्थ बौद्ध संगीति। यह 98 ईसा पूर्व में हुई, ठीक है, 98 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुई, कुंडलवन कश्मीर में। और किनके शासनकाल में हुई, कनिष्क के शासनकाल में, कनिष्क, ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में हुई। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए वह कौन बनाए गए थे, वसुमित्र, ठीक है, वसुमित्र। इतना आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है और अपनी नोटबुक में भी नोट कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5। क्या पूछा गया है हमसे कि निम्न में से यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, ठीक है। तो आपको बताना है कि यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। तो यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, ठीक है। चलिए तो क्या बद्रीनाथ है, या कानपुर है, या वाराणसी है, या मथुरा है। तो देखो आपको बताना है कि यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। तो यमुना नदी के किनारे है मथुरा। कौन, मथुरा। कौन है यमुना नदी के किनारे, मथुरा, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख लीजिए, कौन है यमुना नदी के किनारे, मथुरा। कौन है, मथुरा, ठीक है। चलिए अब जब ये तीनों ऑप्शन आ ही गए तो इनके बारे में भी, जो बद्रीनाथ है, जो बद्रीनाथ है, तो यह बद्रीनाथ है अलकनंदा नदी के किनारे, अलकनंदा नदी, ठीक है, अलकनंदा। बिल्कुल इतना अच्छे से ध्यान रख लीजिए। और कानपुर है, कानपुर कहाँ पर है, कानपुर कहाँ पर है, कानपुर है गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे। कानपुर कहाँ पर है, गंगा नदी के किनारे। और जो वाराणसी है, वाराणसी, तो वाराणसी कहाँ पर है, वाराणसी है गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे। बिल्कुल आपको इतना अच्छे से ध्यान रख लेना है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है कि धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो देखो क्या आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है, या मध्य प्रदेश में है, या राजस्थान में है, या तमिलनाडु में है। तो जो धुआंधार जलप्रपात है यह है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भी कहाँ, मध्य प्रदेश में भी जबलपुर में, नर्मदा नदी के किनारे। कहाँ पर, जबलपुर में, जबलपुर में, ठीक है, जबलपुर में, नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे। बिल्कुल आपको इतना अच्छे से ध्यान रख लेना है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में और नर्मदा नदी के किनारे है जो धुआंधार जलप्रपात है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा नृत्य शास्त्रीय नृत्य में शामिल नहीं है। तो देखो शास्त्रीय नृत्य हमारे कितने हैं, हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं कितने, 8, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम इसका राइट आंसर देख लेते हैं, बाकी मैं जितने भी नृत्य हैं सभी के सभी आप अपने नोटबुक में नोट कर लेना, ठीक है। मैं बताती हूँ। चलिए
तो हमसे पूछा गया है क्या, हमसे पूछा गया है कि कौन निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो देखो भरतनाट्यम भी है, कथक भी है, कुचिपुड़ी भी है, परंतु जो कजरी है, कजरी नहीं है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देख लेते हैं सभी जो शास्त्रीय नृत्य। देखो शास्त्रीय नृत्य है कितने, शास्त्रीय नृत्य हैं 8। कितने, 8, ठीक है, 8 हैं। चलिए अब पहला क्या है, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, ठीक है, भरतनाट्यम। और क्या है, ओडिसी, ओडिसी। और क्या है, मणिपुरी, मणिपुरी जिसको झावेरी बहनें करती हैं। और कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, ठीक है। और क्या, कथक अपने यूपी का है, कथक। और कथकली केरल का है, कथकली, कथकली, ठीक है, कथकली। बाकी देखो मैं बोल रही हूँ तो ठीक है, अगर राइटिंग समझ नहीं आ रहा हो, क्योंकि देखो ऐसे लिखा नहीं जाता, ठीक है। बाकी मैं कर रही हूँ जो टैब लाने की, तो फिर अपना राइटिंग भी ठीक आएगा, ठीक है। चलिए तो कथकली, ठीक है। और मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, ठीक है, मोहिनी अट्टम। और क्या है, और क्या है, एक और क्या बचा, कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7, एक और बचा, हाँ सत्रिया, 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 ठीक है, सत्रिया। देखो जो भरतनाट्यम है, ठीक है, जो भरतनाट्यम है, तो आपको बताना है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम कहाँ का है शास्त्रीय नृत्य, ये तमिलनाडु का, तमिलनाडु, मैं बोल रही हूँ आप नोट करते चलिए, ठीक है। जो भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम पे कहाँ पर है, कहाँ का है, तमिलनाडु का। जो ओडिसी है, ओडिसी कहाँ का है, ये ओडिसी का है, ओ सॉरी ओडिशा का है। और जो मणिपुरी, मणिपुरी कहाँ का है, मणिपुरी है मणिपुर का। और कुचिपुड़ी कहाँ का है, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का। ऐसे ध्यान रख लीजिए कैसे कि जो कुचिपुड़ी है, ठीक है, कि कुचिपुड़ी यानी कि जो आंध्र प्रदेश यानी कि जो अंधा अंधा आदमी है, ठीक है, तो उसको कच्ची पूरी है पक्की वो नहीं दिखती, ठीक है। तो आपको कैसे ध्यान रखनी है, जो आंध्र यानी कि अंधा है उनको कच्ची पूरी है या फिर पक्की पूरी है वो नहीं दिखती। तो आंध्र प्रदेश का कौन सा है, कुचिपुड़ी, ठीक है। चलिए ओडिसी का भी नहीं भूलेंगे, ओडिशा का है। मणिपुरी का भी नहीं भूलेंगे, मणिपुर का है। भरतनाट्यम का कैसे रख लीजिए, भरतनाट्यम तमिलनाडु, भरतनाट्यम तमिलनाडु, ठीक है। चलिए और कथक आता है, कथक कहाँ का है, अपने यूपी का है। कथकली है केरल का, कथकली कहाँ का है, कहाँ का है, केरल का। और मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम कहाँ का है, मोहिनी अट्टम भी केरल का है। आपसे पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसके 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, कौन सा है, केरल, ठीक। कथकली भी केरल का है और मोहिनी अट्टम भी केरल का है। सत्रिया कहाँ का है, सत्रिया है असम का, कहाँ का है, असम का। देखो एक और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि जो सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य, जो सबसे ओल्डेस्ट शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, ठीक है। और सबसे न्यूएस्ट जो शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, वह है सत्रिया, ठीक है, सत्रिया। इतना भी आप सभी को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी इनके जो कौन से मतलब डांसर हैं, कौन से कलाकार हैं, वो सभी के और किसी नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं बता दूंगी सभी, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैंने उसका आंसर बता दिया था ना, क्या था, कजरी था, ठीक है, जो कि शास्त्रीय नृत्य नहीं है। चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। पट्टचित्र शैली किस राज्य की प्रसिद्ध पेंटिंग है। तो क्या गुजरात की है या बिहार की है या महाराष्ट्र की है या ओडिशा की है। तो पट्टचित्र शैली कहाँ की है, देखो पट्टचित्र शैली कहाँ की है, यह है ओडिशा की, ओडिशा की फेमस पेंटिंग है, ठीक है। चलिए अब जब बात आ ही गई है तो देख लेते हैं। देखो और भी कुछ फेमस पेंटिंग है वे देख लेते हैं। चित्रकला, देखो जो पट्टे चित्र वो बता ही दे कहाँ की है, ओडिशा की है, ठीक है। और एक बार्ली पेंटिंग है, बार्ली पेंटिंग, देखो बार्ली पेंटिंग है महाराष्ट्र की, किसकी, महाराष्ट्र की, ठीक है। एक आती है पिथौरा, पिथौरा पेंटिंग कहाँ की है, गुजरात की, कहाँ की है, गुजरात की, ठीक है। चलिए एक आती है मधुबनी, मधुबनी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है, मधुबनी है बिहार की, कहाँ की है, बिहार की, कहाँ की है, बिहार की, ठीक है। चलिए बिहार की। और क्या आती है, कलमकारी, कलमकारी कहाँ की है, ये कलमकारी है आंध्र प्रदेश की, कहाँ की, आंध्र प्रदेश की, ठीक है। एक आती है कोल्लम और तंजौर, यह कहाँ की है, तमिलनाडु की, कहाँ की, तमिलनाडु की। इतना भी आप सभी को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख लेना है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, दिल्ली में पहली बार एशियाई खेल किस वर्ष हुए।
तो किस वर्ष हुए? बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो दिल्ली में पहली बार एशियाई खेल किस वर्ष हुए? तो क्या 1955 में हुए, या 1951 में, 1952 में, या 1953 में? देखो यह 1951 में। कब हुए? 1951 में। बहुत ही देखो 1951 में। अब क्या हुए, जो प्रथम एशियाई खेल पहली बार कहाँ पर हुए? तो 1951 में नई दिल्ली में हुए, जो हमारे भारत देश की राजधानी है, ठीक है, नई दिल्ली में। तो देखो कुल कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया था? यह किया था कुल 11 देशों ने। 11 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें प्रथम स्थान किसने पाया था? जापान ने, ठीक है। जापान ने कितने मेडल के साथ? 60 मेडल के साथ, ठीक है। और सेकंड स्थान पर कौन आया था? सेकंड स्थान पर आया था अपना भारत। कौन? भारत, ठीक है। तो सेकंड स्थान पर आया था भारत, ठीक है। कितने मेडल के साथ? ये थे 51 मेडल जीते थे, ठीक है। चलिए 51 मेडल। और 1951 में ही फर्स्ट एशियाई गोल्ड मेडल किनको मिला था? सचिन नाग को। किनको? सचिन नाग को फर्स्ट गोल्ड मिला था। किनको? एशियाई खेल में सचिन नाग को, ठीक है, सचिन नाग को। कौन सा खेल में? तैराकी में। बार बार क्वेश्चन रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए सेकंड कहाँ पर हुए? हाँ, और क्या ध्यान रख लीजिए, देखो आगामी खेल भी काफ़ी पूछे जाते हैं। देखो 2022 में जो एशियाई खेल कहाँ पर हुए? 2022 में हुए चीन में। पहले कहाँ पर हुए थे? पहले हुए थे नई दिल्ली में। और 2022 में कहाँ पर हुए? चीन में। और 2026 में कहाँ पर होंगे? 4 साल बाद होते हैं ना, तो 2026 में होंगे ये कहाँ पर? नागोया जापान में। और 2030 में, यानी कि आफ्टर 4 ईयर कब होंगे फिर? 2030 में होंगे दोहा कतर में, ठीक है। सभी को बिल्कुल अच्छे से आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो क्या 1906 में, या फिर 1907 में, या 1916 में, या 1922 में? तो देखो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, यह हुई 1906 में। कब हुई? 1906 में, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1906 में। कहाँ पर? आगा खां एवं सलीम उल्ला के द्वारा कहाँ पर? ढाका में हुई, ठीक है। अब 1907 की बात आती है तो इसमें क्या हुआ? इसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था, ठीक है, अलग हो गए थे। और 1916 में क्या हुआ? होम रूल लीग की स्थापना, जो एनी बेसेंट और जो बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी, ठीक है। और 1922 में क्या था? 1922 की घटना क्या है? इसमें चोरा चोरी कांड हुआ था, ठीक है, जो गोरखपुर में। फिर कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 में। फिर इसके चलते क्या हो गया था कि इसके बाद असहयोग जो आंदोलन था 1920 में, ठीक है, 1920 का जो असहयोग आंदोलन था, तो उसको चोरा चोरी कांड के बाद क्या है? स्थगित करना पड़ गया था, ठीक है। तो ये भी आप अच्छे से ध्यान रख लीजिए। पूछा जाता है कि जो मतलब असहयोग आंदोलन जो है, तो किस घटना के बाद स्थगित करना पड़ा था? तो यह करना पड़ा था चोरा चोरी कांड के बाद, ठीक है। चलिए हाँ, तो हमारा राइट आंसर का ऑप्शन नंबर है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। किन्होंने की? आगा खां एवं सलीम उल्ला ने, ठीक है। कहाँ पर? ढाका में। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो कौन सा है सबसे सूर्य के निकटतम ग्रह? क्या पृथ्वी है, या शनि है, या बुध है, या मंगल है? तो देखो सबसे पास में कौन सा है? ये बुध ही है। कौन सा? बुध, ठीक है, बुध है। चलिए इतना आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। और अगर पूछे सूर्य के सबसे निकटतम, तो बुध राइट आंसर देना है। अगर पूछे पृथ्वी के सबसे निकटतम, तो क्या आंसर देना है? तो आंसर देना है शुक्र। पृथ्वी के पास पूछे तो शुक्र। अब शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोला जाता है, जुड़वा भाई भी बोला जाता है। और क्या जाना जाता है कि सबसे गर्म ग्रह शुक्र ही जाना जाता है। और भोर का तारा, इवनिंग मून, यानी कि शाम का तारा, ये सभी के सभी इसको शुक्र को इनाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए, और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। और सबसे छोटा ग्रह है बुध। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। चलिए अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? तो कौन सा था? क्या सुबुद्दीन था, या महमूद गजनबी था, या मोहम्मद गोरी था, या अल्पदगीन था? तो वह कौन था? वह था महमूद गजनबी।
महमूद गजनबी। तो राइट आंसर होगा हमारा क्या, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी, महमूद गजनबी। ठीक है, आप सभी को अच्छे से ध्यान रख लेना है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 13। महमूद गजनबी के सभी आक्रमणों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो क्या मुल्तान भटिंडा पर आक्रमण 1004 में जो होता, क्या यह था? या फिर नारायणपुर पर आक्रमण, या फिर सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, या फिर कालिंजर पर आक्रमण? तो आप सभी को अच्छे से पता होगा ही, क्या था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? 1025-26 में। ठीक है, अच्छे से ध्यान रख लेना है। देखो आप सभी को पता ही है किस लिए क्या था कि, ठीक है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14। महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? तो क्या था इसका उद्देश्य? क्या इस्लाम का प्रचार करना था, या गजनी साम्राज्य का विस्तार करना था, या मूर्तियों को तोड़ना या लूटना था, या फिर मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य स्थापित करने के लिए धन प्राप्त करना था? तो देखो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। जो महमूद गजनबी का उद्देश्य क्या था कि मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। ठीक है, चलिए अच्छे से ध्यान रख लेना है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15। महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? तो किसकी? क्या किताबुल हिंद की, या फिर किताबुल रहला की, किताबुल खिराज की, या किताबुल रहला की, या किताबुल हिंद की, या इनमें से सभी? तो देखो जो महमूद गजनबी था, ठीक है, तो उसने किसकी की थी? जो अल बरूनी है, अल बरूनी जो विद्वान मतलब महमूद गजनबी के टाइम। ठीक है, तो अल बरूनी ने की थी किताबुल हिंद की। किसकी रचना की थी? किताबुल हिंद की। तो अच्छे से आप सभी को ध्यान रख लेना है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय संविधान कैसा है भारतीय संविधान? क्या कठोर है, या फिर लचीला है, या नहीं कठोर नहीं लचीला, या अंशतः कठोर अंशतः लचीला? तो देखो जो भारतीय संविधान है कैसा है? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख लेना है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो अभी भी बताया किस प्रकार का है, ना तो ज़्यादा नम्य है और ना ही अनम्य है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 18। भारत के संविधान में भारत को माना गया है, क्या माना गया है? क्या एक अर्ध संघ, या स्वतंत्र राज्यों का एक संघ, या राज्यों का एक यूनियन, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, क्या माना गया है भारत को? भारत को माना गया है राज्यों का एक यूनियन। क्या माना गया है? राज्यों का एक यूनियन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। चलिए बहुत अच्छे से ध्यान रख लीजिए। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 19। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है? तो क्या है इसका तात्पर्य? क्या सभी नागरिक कानून के सामने समान, या फिर उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, या फिर सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है, या फिर सभी नागरिकों को भाषण देने पर स्वतंत्रता है? तो देखो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है कि उस राज्य का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20। क्या पूछा गया है इसमें कि जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? क्या पीर पंजाल, क्या बुंदिल पीर दर्रा, या फिर बनिहार दर्रा, या फिर सिपकीला दर्रा? तो देखो जो जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया? यह दिया गया है बनिहाल दर्रे को। किसको? बनिहाल दर्रे को। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी।
चलिए अब देख लेते हैं आगे क्या है। निम्न में से कौन सा दर्रा पश्चिम घाट पर पर्वतमाला में स्थित नहीं है? कौन सा दर्रा है जो पश्चिम घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? तो देखो थालघाट भी है, थालघाट दर्रा भी है, ठीक है, और भोरघाट भी है, पालघाट भी है, परंतु जो पीपली घाट है ये अरावली का है, तो पीपली घाट राइट आंसर होगा हमारा। यानी हमसे पूछा गया कि जो नहीं है, ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो अभी बताए किसमें? अरावली में। किसमें? अरावली में। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अच्छे से आप सभी को ध्यान रख लेना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरावली पर्वतमाला में। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, जोजिला दर्रा जोड़ता है। तो जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? क्या श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, या फिर चंबा और स्पीति को जोड़ता है, या कमिलपोंग और लहासा को जोड़ता है, या अरुणाचल प्रदेश और लहासा को जोड़ता है? तो देखो जो जोजिला दर्रा है, ठीक है, जो जोजिला दर्रा है, जोजिला दर्रा है किसको जोड़ता है? जोड़ता है श्रीनगर और लेह को, श्रीनगर और लेह को। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अच्छे से ध्यान रख लीजिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? तो आप सभी को अच्छे से पता है ही किसको कहा जाता है। कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। किनको? चार्ल्स बेबेज को, ठीक है, ये कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 25, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो देखो यह किसका योगदान है? यह है वॉन न्यूमन का। किनका? वॉन न्यूमन का। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वॉन न्यूमन, ठीक है। चलिए अच्छे से ध्यान रख लीजिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर 26, किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य बनाए? किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य के कंप्यूटर के लिए कृति सिद्ध हुआ? तो किन्होंने बनाया है? तो देखो यह बनाया है, जो किन्होंने बनाया है? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? हमारा राइट आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज, यानी कि घुमाकर पूछा गया है यही है कि कंप्यूटर का पितामह कौन है, ठीक है। तो क्या होगा हमारा राइट आंसर? यही चार्ल्स बेबेज, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? तो क्या 1946 में, या फिर 1950 में, या 1960 में, या 1965 में? तो कब हुई? देखो यह 1946 में। कब हुई? 1946 में। तो राइट आंसर यही होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे क्या। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय है। तो कौन सा है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय है? या कौन सा है? क्या राजकीय संग्रहालय लखनऊ, या फिर राजकीय संग्रहालय मथुरा, या राजकीय संग्रहालय झांसी, या राजकीय संग्रहालय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ? तो देखो सबसे पुराना उत्तर प्रदेश का संग्रहालय कौन सा है? यह है राजकीय संग्रहालय लखनऊ। कौन सा? राजकीय संग्रहालय लखनऊ, ठीक है। तो आप सभी को अच्छे से ध्यान रख लेना है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए तो कैसी लगी हमारी क्लास? ठीक है, कैसी लगी हमारी क्लास सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, और क्लास अच्छी लगे तो शेयर कर देना। एंड जिन्होंने भी अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सभी के सभी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। बाकी जो इसकी PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर दी जाएगी। कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या बोलते हैं उसको, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राधे, धन्यवाद।